Okay, a very good morning to all of you, and as usual, welcome back. And again, we start straight away with some good morning messages from Priyank, Aditya, and Arav. Indian Desi style, namaste. Okay, we also start with a great query, which I'm sure must be in other people's mind also, and that is, क्या आपने पेपर चेक कर लिए? The answer is that yes, half the paper has been checked. ठीक है ना, आधे जने का चेक हो चुका है, बाकी आधे का अभी आज खत्म हो जाएगा. तो होपफुली by tomorrow the marks would be uploaded, or maybe day after the marks would be hopefully uploaded. ठीक है, so that is the present status right now. ठीक है ना, and I don't know whether that comforts or discomforts. लेकिन एक दो ऑब्जर्वेशन मैं शेयर जरूर करूंगा. आप जैसे मैं देख रहा हूं, प्रथम शर्मा, कैन आई बी ऑन एयर बेटे? यस सर. अच्छा, एक चीज बताओ, तुमने पता है क्या किया? आई होप कि मैं सही पॉइंट आउट कर रहा हूँ. इन केस इफ आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी. ठीक है ना, आई एम आस्किंग फ्रॉम मेमोरी. तुमने फर्स्ट पेज में आंसर चॉइस लिखे 1A 2B 3C करके? प्रथम? नो सर. हाँ, सही पकड़ा है. अब तुमने पता है क्या किया? मैं बताता हूँ, उसमें दिक्कत समझो. तुमने क्या किया, वन क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया और फिर सॉल्व कर दिया. अब वो तो यानी एक एक क्वेश्चन में मुझे जाके ढूंढना पड़ रहा है ना. सोचो कितना एफर्ट हो जाता है फिर. देखो, हमने क्यों बोला था कि फर्स्ट पेज में 1A 2B 3C जो भी है वो भर दो. उसके पीछे रीजनिंग क्या है कि एटलीस्ट करेक्शन उस पे हो जाएगा, और अगर मुझे कुछ क्यूरियोसिटी होगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्किंग देखिए. पर अगर वर्किंग के अंदर सोल्यूशन छुपा है मान लो, और मुझे उसको पेपर के साथ टैली करना, ये करना, तो इट्स लिटिल टफ जॉब. तो आगे से सब लोग ध्यान रखना. अब ठीक है, पहली बार है तो मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए वर्किंग नहीं दी थी. हाँ बेटे, पर इसलिए मैंने वर्किंग नहीं दी थी. नहीं, वर्किंग तो सबने दिया है, लेकिन सबने क्या किया, फर्स्ट पेज में आंसर चॉइसेस लिख दिए 1A 2B 3C करके, और उसके बाद वर्किंग. तो उसके बाद वर्किंग तो फिर ऑप्शनल हो गया ना. अब ऐसे में क्या हो कि यू हैव टू गो टू एवरी क्वेश्चन एंड सी द वर्किंग के आंसर चॉइस क्या है, फिर उसको टैली कराओ, है ना. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो बाकी सब भी ध्यान रखना आगे से जो है ना, फर्स्ट पेज में ये जरूर कर देना, सो दैट द आंसर चॉइसेस आर देयर. फिर वर्किंग पेजेस भी डाल देना, सो दैट कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, कुछ देखना होगा, एंड एनीथिंग दैट इज देयर इन द माइंड, आई मीन, तो एटलीस्ट वो वर्किंग पेजेस देख के भी कई बार कुछ कुछ चीजें पता चलता है. सो लेट्स मेक दैट एज द स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग. ठीक है ना. गुड मॉर्निंग प्रियंक, गुड मॉर्निंग आदित्य. आरव हैज सेड कि कल मैथ्स का भी है. हाँ ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, इज दैट नाउ द प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड इट विल गो ऑन. ठीक है ना, ये अभी चलता रहेगा टिल द साइकिल इज ओवर. और वो साइकिल भी एक्चुअली ओवर क्या होता है, फिर एक हफ्ते का गैप मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, कभी कभी फिर अगला साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है. सो नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड द सीपीटी साइकिल, दिस इज गोइंग टू बी देयर विद यू फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट नॉट 2 years होपफुली, बट ऑलमोस्ट 2 years. ठीक है ना. मैंने होपफुली इसलिए बोला है क्योंकि जरा सोच के देखो, आज के दिन में जुलाई एंटर करने वाले हैं हम लोग. ठीक है ना. अभी तक तो रिजल्ट आके सब कुछ लगभग क्लियर हो जाता था, मैं नॉर्मल ईयर्स की बात कर. और इस साल ये स्टेटस है कि चलो बोर्ड तो चलो ठीक है कैंसिल हो गया, दैट इज वन पार्ट है. लेकिन अगर तुम वो देखोगे, क्या बोलते हैं, इफ यू लुक एट दी कंप्यूटर एग्जाम्स, हुए ही नहीं. देखो, जेई मेंस के भी 2 राउंड अभी बचे हैं, है ना. जेई मेंस के 2 राउंड बचे हैं, फिर जेई एडवांस का तो कुछ नामो निशान भी नहीं है अभी. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर पेंडिंग, दिस दैट. चलो, these are slightly uncomfortable times, but hopefully by the time your board exams come, and I should not say hopefully, that's pretty reasonably sure, I mean, कि चीजें settle down कर जाएंगे and we will not have this situation all over again. ठीक है, that's what we can only say, है ना. सौरभ has asked कि आपकी वैसे मैथ्स कैसी थी स्टूडेंट लाइफ में? इस साल ऐसे है बहुत आसान था जेई मेंस. Let's not say asan and difficult, because times are difficult,
तो कई बार चीजें आसान होते हुए भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सौरभ has asked this question कि आपकी वैसे मैथ्स किसके कैसे थी स्टूडेंट लाइफ में? तो let me honestly say that if you look at the way it happened with me, I mean, obviously physics was my preferred subject, and then followed by closely by maths, and distant by chemistry. So लेकिन उससे एक लेसन ऑफ लाइफ भी सीखा है मैंने, इज दैट कि अच्छे रैंक के लिए ना केमिस्ट्री का जरूरत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाट आई एडवाइस एवरीबॉडी. बाय द वे, वो जो चार्ट है, आई होप यू नो सम मोर कैन probably send the chart जो मैंने ग्रुप में दिया था. there is no nothing called as late, I mean, it's always said better late than never. तो इसलिए अभी भी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो जो चार्ट है वो भेज दो. आई थिंक दैट वुड बी गुड. आरव has asked कि आप कितने आवर्स स्टडी करते थे अपने प्रिपरेशन? यू नो आरव, द कंपटीशन लेवल एट दैट टाइम वाज प्रीटी लो. हमारे टाइम पे, तुम लोगों के टाइम पे कंपटीशन लेवल हैज इंक्रीज्ड. सीट्स भी बढ़े हैं नो डाउट, बट देन कंपटीशन लेवल इज आल्सो इंक्रीज्ड. तो देखो, लेट्स नॉट कंपेयर अक्रॉस जनरेशन की तैयारी का टाइम कितना होना चाहिए. मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, दैट मैंने वो चार्ट बनवाया भी इसलिए कि अगर मान लो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा अगर तुम 100 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 100 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड 200 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, इस रेंज, यानी थोड़ा कम करो 10-20%, ठीक है, चलता है. बट अगर उसी रेंज के अप्रोक्सीमेटली अगर वर्कआउट कर रहे हो पर वीक, आई थिंक यू आर डूइंग योर जॉब. अब उसके लिए चाहे तुम आधा घंटा पढ़ के कर लो एवरी डे पर सब्जेक्ट, इट्स योर चॉइस. चाहे 1 घंटा चाहिए होगा, चाहे 2 घंटा पर सब्जेक्ट चाहिए पर डे एवरेज, दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. ठीक है ना, कि उसमें थ्योरी भी पढ़ना होता है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है, और उसके साथ रिवीजन भी होता है. So therefore many things are there. So therefore let's not focus on mainly that only कि कितना पढ़ना चाहिए and all. So I don't think that should be you know your way of looking at it. प्रियांक says कि 10th तक तो मेरा फेवरेट मैथ्स था, पर अब केमिस्ट्री है. एक्चुअली ऐसा ना, देखो ये सब्जेक्ट्स ना प्रेफरेंस चॉइसेस चेंज होते रहते हैं. तो किसी का 10th तक कुछ होता है, फिर 11th आते हैं तो कुछ और हो जाता है, कई बार तो 12th में जाते हैं तो फिर बदल जाता है. तो therefore ठीक है ना. नियंत has asked कि फिर क्वेश्चंस के चॉइस, देखो मैंने फिजिक्स के लिए तो चॉइस पहले डिफाइन कर दिया कि फिजिक्स में स्टार्ट करो एच सी वर्मा से, एंड देन गो टू एनी अदर बुक लाइक बी एम शर्मा, या वो भी चलेगा, मतलब डीसी पांडे, व्हिचएवर, बट स्टार्ट विद एच सी वर्मा. ठीक है ना. सो दैट वुड बी गुड. आरव सेज की केमिस्ट्री तो मुझे टफ लगता है. सौरभ सेज के पेरेंट्स नहीं समझते, बोलते हैं मिनिमम 12 आवर्स बैठोगे नहीं तो okay, this is a very common thing, I mean, so I think that has to be always adjusted. पर इसमें एक एडवाइस जरूर है, and that is don't get into friction mode. लड़ाई करोगे तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो लड़ाई मत करो. ठीक है ना. चलो हाँ करो, कभी कभी थोड़ा बहुत फॉलो करने की कोशिश करो जितना हो सके, है ना. बट लड़ाई करोगे तो देखना वो जो घंटे बैठोगे वो भी बर्बाद होगा. तो इससे अच्छा है कि लड़ाई मत करो. Other than ladai, you can take up any mode of communication and try to ensure a good, healthy, friendly relation with your parents and also other siblings if there are. ठीक है ना. तो सबको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स रिलेटिवली अच्छा बुरा लगता है, तो मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा. चलो, we were discussing about प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. जो मैंने कल कराया था उसका मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, तो एक बार ध्यान से सुनना. तो कल मैंने कराया था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है, इंक्लाइंड प्लेन अल्फा, और ये u है, और सपोज ये थीटा है, तो ऐसे केस में मैंने बोला था कि जहां पे प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया उसको ओरिजिन ले लो, और अगर उसको ओरिजिन लेते हो तो इन दैट केस देखना ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कहीं पे लैंड, ठीक है ना. तो कौन से पॉइंट पे लैंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है इसका वो है y इज इक्वल टू x tan अल्फा, है ना. y इज इक्वल टू mx, तो m बोलते tan अल्फा हो गया इस केस में, तो y इज इक्वल टू mx. और इसका जो इक्वेशन होगा वो है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर. ठीक है, ये चीज. तो देयरफॉर अब इसको सॉल्व कर लो, तो है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर. तो यू विल गेट व्हाट, x tan अल्फा. तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, है ना. देन x tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला, यानी x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो आई थिंक एक x कैंसिल कर देते हैं, एक x कैंसिल कर दो, तो यू गेट x इक्वल टू 2u स्क्वायर
cos square theta into tan theta minus tan alpha by, है ना, देख लो tan theta minus tan alpha by g। अब अगर x आ जाए तो हमें पता है कि अगर x कोऑर्डिनेट आ जाए तो उससे तुम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा x by u cos, और अगर x आ जाए तो उससे रेंज भी आ जाए। क्यों? क्योंकि ये अगर रेंज है और अगर ये x है तो r हो जाएगा x sec थीटा। तो सब कुछ आप देखो, हैव अ लुक, सब कुछ आप देखो नोन टर्म्स में आ, ये देखो सब कुछ नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में आ, है ना, देख रहे हो? तो इससे क्या हुआ, रेंज भी आ जाएगा और यू नो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ चुका है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आई थिंक दैट्स डन। तो ये हमने कल किया था। सौरभ has asked कि ये u cos theta into t, एक्चुअली पता है क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है u cos theta into t। एकदम प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट डे जब मैंने लिखा था वेक्टर इक्वेशन, देखो जरा वहां पे लिखा, तो इससे क्या होता है ना, एक्स आ जाता है बड़े आराम से, ठीक है ना। और मतलब अगर t दिया तो x आ जाता है, अगर x दिया तो t आ जाता है। तो t क्या होगा ना, x by u cos। तो इससे क्या होगा ना, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या तक ठीक है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं and let's try to get it by using vector equation and splitting the vectors in the along the plane and perpendicular to the plane, and then let's see। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट देखें। तो सबसे पहली बात तो ये प्रोजेक्टाइल है और ये इंक्लाइन है, और लेटस से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया u और फाई एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन, ध्यान रखना। तो और थीटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यानी फाई कैसे निकलेगा ना, यू नो थीटा माइनस अल्फा। तो इससे पता चल गया कि फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। अब मैं एक्सिस तो ले रहा हूं ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब जरा देखो, अगर तुम इस u का कंपोनेंट करोगे तो ऐसे करके इधर कंपोनेंट हो जाएगा, वो है u cos थीटा, और ये हो गया u sin थीटा। सर फाइव नहीं होगा? 5 होगा ना? हाँ सॉरी 5, ठीक है ना, u cos 5 और u sin 5। अब क्या ना, इसके मतलब क्या हुआ कि मैं वेलोसिटी को वेक्टर का जीरो यानी इनिशियल वेलोसिटी में लिख सकता हूँ बड़े आराम से, u cos 5 i कैप प्लस u sin 5 j कैप। क्या रखता आगे? अब है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है तो ये g, एक्सेलरेशन नहीं बदलता। अब क्या ना, इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। अब देखो, अगर मान लो ये अल्फा है तो इसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और ये भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये भी 90 डिग्री है। तो यानी क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा, और हमें पता है एंगल के साथ वाला होता है कॉस। यानी अगर जी के ये वाला कंपोनेंट देखते हो तो कॉस अल्फा, और ये हो गया जी साइन अल्फा। यानी जब हम एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखेंगे, ये वेक्टर, ठीक है ना, तो यानी कंपोनेंट्स लिखेंगे। Now from here I will not contribute myself alone. I would like you to also take part, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी करना, otherwise it becomes a very time consuming thing. Hardik, can I have you on here pretty quickly? हार्दिक, थोड़ा सा माइक्रोफोन ऑन करो जल्दी जल्दी। हाँ जी हार्दिक, मुझे बताओ कि वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालना, थोड़ा जल्दी बताओ। क्या ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसको इस नए एक्सिस के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में कैसे बताना है?
आई स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स, प्रियंक ने दे दिया है, बट हार्दिक तुम बताओ, जल्दी बताओ। सर माइनस जी साइन अल्फा आई कैप प्लस जी कॉस अल्फा जी कैप प्लस या माइनस? प्लस। प्लस क्यों बेटे? देखो ये आई कैप है यस सर। और ये हो गया जी साइन अल्फा, यस ये जे कैप है माइनस माइनस, ठीक है ना? देखो ठीक है। पता है मैं क्यों सुनना चाहता हूँ? देखो अभी तक तो मैंने आंसर लिख दिया होता, पर मैं सुनना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जैसे मान लो तुमने गलती से मिस्टेक कर लिया, चलो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक से हम लोग सीखते हैं, पर ये मिस्टेक देखना करेक्ट नहीं होता, वो तुम एग्जाम में यही करके आते, दिमाग में वही चल रहा है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, कईयों के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। अभी मैंने जो किया था ना, अब जैसे मैंने गलती से देखो यू कॉस थीटा लिख दिया था, मैंने गलती से, किसी ने पॉइंट आउट कर दिया, तो ऐसे होता है। पर ये चीज जब तक पॉइंट आउट ना हो ना, तो ये चीज रिकरिंग करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, अच्छा रहे। तो एनीवे गुड, तो यानी माइनस जी साइन अल्फा आई कैप माइनस जी कॉस अल्फा जे कैप, यहाँ तक ठीक है? ओके, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या होता है? u प्लस ए टी, तो u तो ये है और a ये है, t तो यानी बस इनको जोड़ना है, तो यानी अब इसको जल्दी से कोई बताए, अदिति बेटे, वेलोसिटी का आफ्टर टाइम t x कंपोनेंट जल्दी बताओ अदिति। सर u cos theta minus u cos phi, so u cos phi minus g sin alpha ए? I cap. कुछ छूट रहा है? एक बार जरा सोचो, कुछ छूट रहा है? देखो u प्लस ए टी, तुमने t तो कहीं यूज नहीं किया। Oh sorry sir, u cos alpha minus gt sin alpha g sin alpha t. वो एक ही बात है, gt sin अल्फा g sin अल्फा t एक ही बात, चलो ठीक है। Sir plus u sin phi minus g cos alpha t j cap. ओके चलो ठीक है, अदिति योर टर्न इज ओवर, गुड थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू भूमि यादव, भूमि यादव क्विकली। यस सर। ओके, एक चीज बताओ भूमि मुझे कि जब ये प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस पॉइंट? Sir, y component of velocity will be 0 over here. Okay, can you tell me something else also about that point? This is what you are saying is very correct. Sir, over here, the particle will have maximum separation from the inclined plane. Good. यानी this is not the highest point. प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट तो शायद यहाँ पे कहीं पे है, देखो तुम इसका हाइट देखो और इसका हाइट देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये नहीं है, लेकिन ये दूसरे कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन है, ये नहीं, ये देखो इंक्लाइंड प्लेन से इतना से दूर में, लेकिन ये देखो ज्यादा दूरी पे है। सो देखो दिस पॉइंट इज स्पेशल बिकॉज this is the point where the particle is at maximum separation from parallel to the line also. ये तो अगर मैं पॉइंट P देखता हूं तो पॉइंट P क्या है? दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम सर ये पैरेलल टू द इंक्लाइन भी मूव कर रहा है। बिल्कुल, यानी यहाँ पे जो पार्टिकल का मूवमेंट है दैट इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, एंड दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग वेरी करेक्टली इज दैट एट दिस पॉइंट क्या होगा, वेलोसिटी के y कंपोनेंट को हम जीरो कर देंगे, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट मेरे सामने ही है ना, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, देयरफॉर एट p, है ना, ये काम करता हूं, ये एट p का बाद में करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, देयर आर सम आंसर्स आल्सो कमिंग अप व्हिच आर करेक्ट। आई मीन इतना रीड करने का भी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। शौर्य चौधरी, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? शौर्य, Yes, sir. okay, can you tell me the displacement equation? Sir, u cos phi t minus g sin phi t square, g sin phi t square. Sin phi, Sorry, sir, alpha. G sin alpha, half g sin alpha t square. I cap plus u sin phi t
minus half g cos alpha t square j cap. बिल्कुल सही। यानी क्या हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले इक्वेशन में सिंपली पुट कर दिया। इससे और आसान क्या हो सकता है। तो चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट का, मतलब हाईएस्ट पॉइंट इन द सेंस की मैक्सिमम सेपरेशन वाला पॉइंट P। तो एट P क्या होगा ना, Vy0, यानी ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया, तो उससे क्या होगा ना, टाइम T आ गया। T कितना आएगा ना, इसको 0 करो तो क्या आ गया, u sin phi बाय g cos alpha। इससे क्या होगा ना, ये जो T है अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा इसमें, तो क्या होगा, क्या होगा ना, हम मैक्सिमम सेपरेशन का वैल्यू भी निकाल सकते। तो दिस इज नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो है ये है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो देयरफॉर मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट एट टी। कौन सा टी, ये वाला। अब वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बड़ा सा है, अब मैं उस पे जा नहीं रहा हूं, जब एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके वैल्यूज आ जाएंगे। आई एम जस्ट पुटिंग इट यू नो एज अ थिंग दैट यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है ना, आई होप यू आर गेटिंग इट। यानी वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके बाद बस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो इससे वाई कोऑर्डिनेट, एंड दैट वाई कोऑर्डिनेट विल बिकम द मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। आई होप यू गॉट इट ना। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और वो है लैंडिंग पॉइंट। तो लैंडिंग पॉइंट का तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस पॉइंट पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो देयरफॉर अब हम पॉइंट P नहीं, कहीं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, एट लैंडिंग पॉइंट, एट लैंडिंग पॉइंट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो वाई तो ये है, तो टी कितना आएगा, इसको अगर 0 करोगे तो देखो टी कितना आ रहा है, 2u sin phi by g cos alpha। इंटरेस्टिंगली यही आंसर आ गया, बस डबल कर दिया। देखिए 2u sin phi by g cos alpha, have a look। ठीक है ना, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो अब तो ये मैक्सिमम सेपरेशन नहीं रहेगा। अब अगर मान लो तुमको रेंज निकालना है, अब अगर मान लो रेंज निकालना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे। आई थिंक दैट्स एन इजी क्वेश्चन टू आंसर, बट मे बी कोई एक जने करो आंसर। मुकुंद, कैन यू बी ऑन एयर बेटे, मुकुंद। यस सर। हाउ डू आई फाइंड आउट रेंज नाउ। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ चुका है, अब मैं इसको स्मॉल टी नहीं इसको कैपिटल टी लिखूंगा, तो क्या करूंगा। सर जो डिस्प्लेसमेंट का जो वाई कंपोनेंट उसको 0 कर देंगे। नहीं, वो तो ऑलरेडी कर दिया, करके टाइम आ चुका है, इतना तो हमने कर लिया ऑलरेडी। इसके आगे बताओ रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा। सर इसके लिए हम सर सर कुछ आवाज आ रहा है तुम्हारे पीछे, टक 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 टक। ओके, वैसे तो मुझे मैसेजेस में कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं, बट मैं उनको रीड आउट इसलिए नहीं कर रहा हूं सो दैट हिंट ना मिल जाए, तो मे बी वी कैन टच अपॉन समबडी एल्स। लेट्स गो टू शिखर। शिखर बेटा जल्दी, रेंज कैसे यस निकालोगे। सर। सर वो How to एक्स find out कोऑर्डिनेट range में now? ये वाला टाइम डाल देंगे, किसमें, एस एक्स कोऑर्डिनेट में। यानी इस वाले में ना, इस वाले में। यस सर, यस सर। Okay, तो ठीक है, गुड। यानी नाउ वी विल पुट दिस t equal to capital T in the x coordinate, ये वाला, and get the range। क्योंकि ये प्रोसेस तो खुद भी कर सकते हो, है ना, ये प्रोसेस खुद भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं अब इसको अलग से करना नहीं चाह रहा हूँ। आई थिंक आई एम लिविंग इट एट दैट। तो आई होप यू विल नाउ बी एबल टू डू इट। तो इससे क्या होगा ना, ये जो टी आया है, ये टी आया है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम ऑफ फ्लाइट अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये टी और ये इस वाले में, और उससे क्या होगा ना, फिर हम आराम से जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, अब हमने इसका बेसिक थ्योरी तो कर ली, अब इसको के ऊपर जो है एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो थोड़ा सा इस पे अच्छा सा मजबूती आ जाए। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट नाउ। आई होप यू गॉट द बेसिक्स नाउ। ठीक है ना, आई होप बेसिक्स क्लियर हो गया, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस से ये 37 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 50 है, और ये भी 37 डिग्री, थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए लिया, मतलब ये 37 डिग्री है, यानी ये ऑब्वियसली भी 74 डिग्री हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट मैक्सिमम सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट रेंज। ओके, पहले तो ये निकाल लेते, फिर देखें। Kritika has asked कि can you repeat the question? अच्छा, in the meanwhile वैसे कुछ आंसर्स आ रहे थे। प्रियंक had given the right answer. कृतिका क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट और वो सब लैंडिंग पॉइंट के और वो सब चीजें बता, रेंज वगैरह। सर इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, तीनों बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम सेपरेशन और रेंज। ओके कृतिका, फाइन, इट्स ओके। ठीक है, मुकुंद, कृतिका, सौरभ, आदित्य, आरव, कुछ आंसर सही दे रहे थे। अब मैं उस टाइम इतना पढ़ नहीं पा रहा था, बिकॉज़ आई वाज आस्किंग हिम। चलो ठीक है, गुड। नाउ क्विकली फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यूज, आई थिंक दैट वुड हेल्प। Aditya has given the answer to the first question, and that is time of flight. वैसे मैं काम करता हूँ, किसी को यूज करता हूँ। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आदित्य के, नहीं अलग तो नहीं आ रखा है, सिमिलर आ रहा है। नियंत के थोड़ा अलग आ रहा है, बाकी भूमिजा आदित्य के आंसर सेम आया। ओके, प्रथम के भी आंसर सेम आ रहा है, रोज के भी आंसर अब सेम आ गया, ध्रुव कमोज के भी आंसर सेम आ गए। तो लाइक एवरीबॉडी इज गेटिंग द आंसर एज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 7.5। कृतिका has also got 7.5, देवित also 7.5। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट ना वेक्टर फॉर्म में करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर लेता हूँ। आई एम नॉट ओनली सॉल्विंग दीज 3 बट आल्सो लिटिल बिट अबाउट दीज एज वेल, तो उससे क्या ना बेनिफिट हो जाएगा। पहली बात तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, इधर हो गया g sin अल्फा, इधर g cos अल्फा। g sin अल्फा का मतलब होता है 6, यानी -6 i कैप -8 j कैप। ठीक है, ये 8 है और ये 6 है, ये तो हो गया एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होगा, 50 का cos 37 which is like 40, तो 40 i कैप -50 j कैप। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, सॉरी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वो क्या आ जाएगा फिर 40 - 60 i कैप एंड सॉरी प्लस, ठीक है ना, प्लस 30 - 8t जी। ये हो गया वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, है ना, u + 80 u + 8 इसी तरीके से। ठीक है, और क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो क्या होगा ut प्लस, चलो माइनस ही होना है फाइनली, तो -½ × 6 × t² i कैप प्लस ut
minus half into 8 into क्वेश्चन पूछ रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम सेपरेशन रेंज, तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहां से आएगा कि y कोऑर्डिनेट को जीरो करना है ना एट दिस पॉइंट। तो y को अगर मैं जीरो करता हूं यानी 30t माइनस 4t स्क्वायर जीरो आ गया, यानी t इज इक्वल टू आ गया 30/4, यानी 15/2 यानी 7.5 ठीक है। तो t इज इक्वल टू 15/2 यानी 7.5। अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्योंकि और एक चीज और देखा होगा कि यहां तक का टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। एक चीज फॉलो किया होगा ना कि मैक्सिमम सेपरेशन का टाइम पूरे टाइम का आधा था, तो यहाँ का टाइम तो आ गया 7.5 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 15/2, यहाँ का जो t होगा वो होगा 15/4 ठीक है। यहां से यहां तक 15/4, यहां से यहां तक कितना हो गया फिर 15/4 यानी मिला के 15/2। ये फॉर्मूला में देखा होगा, जरा एक बार फॉर्मूला नोट करके देखो। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है और मैक्सिमम सेपरेशन का जो टाइम का फॉर्मूला है देखो आधा, एक बार चेक करके देखो, यू विल गेट इट। तो इसलिए मैंने आधा कर दिया, तो 15/2 का आधा 15/4। अब रेंज, रेंज होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये निकालना ये वाला, तो रेंज आ गया एट बी, ये लैंडिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं बी वाला। तो रेंज कितना आ गया इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो 40 इंटू 15/2 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 15/2 का होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन है, तो 2 से 20 to 15 is like 300 माइनस 2 से 3 15 is like 225, तो 225 into 3/4, 225 into 3/4, तो 1200 में से 675 माइनस हो जाएगा 130 25/2, 525 अब वो मतलब 525/4 है ना, ऐसे कुछ 161.75 then equal to 525/4 ठीक है ना। तो 131 के आसपास कुछ आ रहा है, 131.25 हाँ बेटे सर 131.25 बता। वही 131.25, यानी रेंज आ गया इक्वल टू 131.25 मीटर्स। आई थिंक रेंज का आंसर शायद बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं आ रहा है, बाकी तो मोस्टली करेक्ट है। 7.5 तो सबका आ गया। प्रथम का जो वैसे तो रेंज का भी आंसर करेक्ट है। नियंत थोड़ा सा रेंज में गड़बड़ है, एक बार चेक कर लो। आई थिंक रेंज के आंसर में थोड़े से मिस्टेक्स है। शेखर का भी है, शौर्य का भी मिस्टेक है, शेखर ने भी ठीक से दिया। आरव, आरव ने बताया कि 131.25 है। चलो ठीक। भूमिजा गोस्वामी बेटे तुमने ये क्या आंसर दिया है, r इज इक्वल टू 225/16। देखो चेक कर लो प्लीज, ठीक है ना, ठीक है। रेंज का जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है 131.25। मैंने सारा सॉल्व कर दिया। रेंज इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये होता है, और इसमें t की जगह पुट कर लिया 15/2, 15/2 आई होप दैट्स करेक्ट। अब आता है मैक्सिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन होता है y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, तो यानी हमें ये वाला फाइंड आउट करना। तो देयरफॉर मैक्सिमम सेपरेशन इज इक्वल टू एक्चुअली y कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा 30 into t, लेकिन यहाँ पे t अलग है, 15/4 है, ध्यान रखो। तो 30 into 15/4 माइनस हाफ into 8 into 15/4 into 15/4। तो ये 30 वाला तो चलो 2 से 2 हो गया, ये 15 हो गया, यानी 225/2 माइनस 2 से 4 और ये 4 कैंसिल,
तो -225/4 यानी इक्वल टू 26.25. 225/4 यानी 56.25 आ रहा 56. is equal to 56.25. Question. ठीक है, आइजा का भी आंसर ये आ रहा है, आरव के भी आ रहे हैं, रोज के भी आ रहे हैं, आंसर ये आ रहा है, प्रियंक ने भी ये दिए हैं। ठीक है, उम्मीद आई थिंक शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, प्लीज चेक कर लो। चलो ओके, सो वेल डन। यानी अभी हमने क्या किया, इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो बेसिक प्रोजेक्टाइल है फॉर प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन, वो तो हमने कर लिया। जो जो फीचर्स था इंपॉर्टेंट हमने कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम सेपरेशन भी आ गया और रेंज भी आ गया। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैक्सिमम सेपरेशन जिस वक्त होता है वो लैंडिंग के टाइम के आधे टाइम पे होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, आधे टाइम। इसे देखो ये 15/2 आया है, तो हमने आधा करके इसको 15/4 कर दिया, इसको अलग से कैलकुलेट मत करना, ठीक है ना। चलो, सो फाइनली वी हैव मैनेज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन के ऊपर हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन एक्चुअली देखा जाए तो काफी यूजफुल चीज है। एक और हमने शायद इक्वेशन किए होंगे और वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम रूफ टू दी बॉटम, उसमें भी देखा होगा प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, है ना। ऐसे में भी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन यूज किया हमने, और ऐसे क्वेश्चन में भी हमने प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, यानी छत से ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से छत पे प्रोजेक्टाइल, इन तमाम क्वेश्चंस को हमने फाइनली सॉल्व किया है बाय यूजिंग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन ओनली। यानी हमने मेनली फोकस किया था प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑन अ staircase. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और वो है, और ये भी हम लोग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से ही करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल और इसका पहला हिंट यही है कि पाथ इक्वेशन से ही सॉल्व करें, ठीक है। चलो, तो लाइक लेट अस से देयर इज अ स्टेयरकेस, which is like 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, इस तरीके से, यानी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, इस तरीके से स्टेयरकेस बना हुआ है। और यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया विद द स्पीड ऑफ सपोज 40 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट ये जाके कहीं ना कहीं हिट करेंगे, अब पता नहीं कहां हिट करेंगे, पता तो है नहीं पहले से। तो क्वेश्चन इज which step it hits, यानी कौन सा स्टेप हिट करेंगे। बाय द वे, स्टेप का नंबरिंग कैसे डिफाइंड है वो भी जरा समझ लो। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ, ये फोर्थ स्टेप हुआ, इस तरीके से। तो which step, and second question is find out the coordinates of landing point, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंडिंग पॉइंट। नाउ यू माइट से क्यों पूछ रहा, बता तो दिया स्टेप नंबर, तो उससे तो आएगा नहीं आएगा, या कह सकते हो कंफर्म नहीं आएगा। क्यों? देखो, अगर मान लो ये इस स्टेप पे यहाँ पे हिट कर रहा है, या यहाँ पे हिट करेगा, या थोड़ा सा आगे जाके हिट करेगा, हाउ डू आई नो? उस स्टेप में तो जगह है ना,
तो उस स्टेप में यहाँ पे वेट कर सकता है, 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 कहीं भी वेट कर सकता है. हाउ डू आई नो एग्जैक्टली विच कोऑर्डिनेट? इसलिए दो क्वेश्चंस है, स्टेप नंबर बताओ और उस स्टेप में कौन से पॉइंट पे जाके लैंड करेंगे या हिट करेंगे वो भी बताओ. ठीक है ना? चलो, सो लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन कैन स्टार्ट नाउ. मैंने एक हिंट पहले दिया है, एक हिंट पहले दिया इज दैट, एक हिंट मैंने पहले दिया इज दैट यूज प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन. अब कैसे यूज करना है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस. ये 10 सेंटीमीटर नहीं है बेटे, 10 मीटर है. 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, इस तरीके से. Arav has already given one answer and that is the 9th step. Arav, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा आंसर सही है तो that is do the second part also. Coordinates of the landing point. चलो, go ahead. कृतिका आस्क्ड कि ये तो हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट से भी के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. वेल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट में एक दिक्कत पता क्या है, या अच्छा चीज क्या था बताया कि हमें पता है कौन से y कोऑर्डिनेट पे हिट करे. तो यहाँ पे चाहे वो ऐसे हिट करे चाहे ऐसे हिट करे, हमें इसका y कोऑर्डिनेट सब जगह का मालूम है, पर यहाँ नहीं पता. अगर मान लो थोड़ा कम तेजी से हिट कर तो यानी सेकंड स्टेप पे हिट कर गया तो उसका y कोऑर्डिनेट इतना हुआ. अगर थोड़ा ज्यादा तेजी से हिट कर तो एकदम और आगे जाके हिट कर रहा है, यानी काफी नीचे जाके हिट करेगा. सो देयरफॉर इस बार y कोऑर्डिनेट उतना डेफिनेट नहीं है, एंड दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज. ठीक है ना? चलो, गो अहेड. तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन फर्क है. कृतिका, आई होप यू गॉट द डिफरेंस. Arav is given 80 root 2 comma minus 90. Okay, चलो ठीक है. Okay, कृतिका. Let me now start with discussion. तो डिस्कस किया जाए. आदित्य शर्मा, can you be on air बेटे? आदित्य शर्मा. Yes, sir. Okay, I always ask this question for any question, that is, what is the solution plan in your mind? जो दिमाग में वो बताओ, उस पे अगर कुछ अड़चन होगा, कुछ होगा तो we will discuss. The point is about discussion. Yeah, go ahead. Sir, I just saw the question now, so I'm thinking about it. I got disconnected actually. चलो कोई बात नहीं. तो अगर कुछ ऐसे थॉट आता है तो मे बी जस्ट मैसेज. ठीक है? Okay, sir. Bhumija has already given an answer and that is step number 320. Aryan Tomar has given the step number as 16. और भी आंसर आए हैं वैसे तो. Arav has given 9th step. सौरभ has said बात तो सही है, ये तो y कोऑर्डिनेट बदलता जा रहा है स्टेप नंबर के हिसाब से, तो क्या करें? यही तो चैलेंज है. इसलिए तो मैं चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन प्लान थोड़ा डिस्कस किया जाए. देव गोयल, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? देव गोयल. देव गोयल. Okay, so there Goel is one, and another person I would like to talk to is Swayam bete, can you be on here? Swayam. He is not connected to audio. Swayam, can you message me and communicate? Swayam. Okay, anyway, इन दोनों पे मुझे पहले भी आइडिया था थोड़ा सा. Okay, Palak has also given something, and that is theta को हम लेंगे 0 degree
Okay, fine. Good idea. I'm just coming to you also. Maybe Palak, I will just maybe take a round from somebody else. Hitat, can you be on here, bete? Hitat. Yes, sir. Okay, till now you must have thought over a little bit. What's the progress and what's your solution plan? Sir, I am not really sure, but I think the path, if we follow the path of the projectile, then at the point of hitting, its direction will be downwards perpendicular. ना चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि तुमने बोला. अब सुनो, ये आइडिया ना बहुत बार आता है और ये मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ, नॉट ओनली यू. ये छोटे छोटे चीजें पता क्या होता है, कई बार हम लोग के दिमाग में क्रीपिंग कर जाता है और वो मुझे भी कई बार नहीं पता रहता. बट देयर इज नो हार्म, दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस सो दैट आई कम टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग, और उसमें अगर एरर्स होगा तो उसको पॉइंट आउट करो. थोड़ा सा एक चीज ध्यान से सुनना. एक प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है, ठीक है? ये देखो, ये होता है पैराबोला. आप प्रोजेक्टाइल को जहां पे थ्रो करोगे उस हिसाब से, अगर नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो ऐसे होगा, अगर हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे ऐसे तो यानी ऐसे जाएगा, अगर ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो यूं जाएंगे, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो इस पैराबोला को. दिस पैराबोला विल नेवर बी एट 90 डिग्री विद द एक्स कोऑर्डिनेट. मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये एंगल विल नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री सिर्फ यहां पे होता है बस, ये देखो. और कहीं पे भी 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस नहीं होगा. वो यहाँ पे भी 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस नहीं है, 90 डिग्री विद द वाई एक्सिस. वो भी क्या, अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करो तो, अदरवाइज वो भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड, ये पैराबोला पूरा इक्वेशन प्रोजेक्टाइल है और ये कहीं पे भी 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस नहीं होगा. तो देयरफॉर अगर स्टेयरकेस ऐसे ही कुछ होगा, ऐसी तो कुछ लैंडिंग होगा ना, ऐसी कुछ लैंडिंग होगा, तो वो 90 डिग्री नहीं होगा और कुछ भी एंगल भले ही हो जाए. चलो एनीवे, but it is good that we are discussing, at least पता तो चल रहा है कुछ. Let's have somebody else then. Palak, can you now present your idea? You were saying something, Palak. Okay, Bhumija has given an answer and that is step number 32. But अभी आंसर तो मैंने लिखा नहीं है, सॉल्व नहीं किया. Just hold on for a little bit. Palak, in the meanwhile answer करो. Yes, sir. हाँ बेटे. Sir, theta should be 0 because, sir, on each step, the value with with the ground will remain the same. No, which theta are you talking about? What is this theta? Sir, angle with the x-axis. Of what? So, sir, on the landing point. नहीं, लैंडिंग पॉइंट में बेटे देखो थीटा का 0 तो नहीं होगा ना इधर. लैंडिंग पॉइंट कुछ ऐसे होगा, देखो थीटा 0 नहीं है ना? बट एनीवे देयर इज समथिंग व्हिच इज 0. आई विल पॉइंट आउट दैट. इज दैट, देखो प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे नहीं थ्रो किया. तो अगर मान लो मैं इसको अगर ओरिजिन लेता हूं ना, अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, तो ध्यान से देखो प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे थ्रो नहीं किया है, हमने ऐसे थ्रो किया. यानी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में हम थीटा 0 पुट करें, दैट वुड बी द थीटा इक्वल टू 0 दैट वी कैन डेफिनेटली टॉक. क्योंकि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में थीटा क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पे थ्रो किया. तो इस बार तो हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया और जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने उसको ओरिजिन ले लिया. तो देयरफॉर ये जो प्रोजेक्टाइल जाएंगे, इसका जब इक्वेशन लिखोगे, पाथ इक्वेशन, इसका जब पाथ इक्वेशन लिखोगे, इसमें हम थीटा को 0 पुट करेंगे क्योंकि थीटा इज द एंगल ऑफ द थ्रो. तो देयरफॉर प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, y is equal to x tan theta. tan theta 0 हो गया तो वो टर्म खत्म हो गया, माइनस gx स्क्वायर, यानी y is equal to 0 माइनस gx स्क्वायर by 2 u square. Not only that, cos theta भी 0 हो गया, cos theta भी cos 0 के वजह से 1 हो जाएगा, है ना? 2 u square cos square theta है ना, 2 u square cos square theta. तो cos square theta इस केस में 1 हो जाएगा. तो therefore you can write it as 1. तो ये तमाम चीजें तुम कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये तो हो गया स्टार्टिंग. यानी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन आ गया. y is equal to, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर लो, 1600 तो 160 by 2 यानी y is equal to minus of x square by 320. ये आ क्या आया, ये क्या आ गया, ये आ गया प्रोजेक्टाइल का पाथ इक्वेशन. देख लो, ये आ गया प्रोजेक्टाइल का पाथ इक्वेशन. ओके, पर अभी रुको, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. मैं पता है क्या करूंगा, इस बार स्टेयरकेस के नंबर निकालने के लिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, इस स्टेयरकेस के लाइन को ज्वाइन कर दूं. ये देखो एज को ज्वाइन कर लिया,
अब क्योंकि ये 10 10 10 10 10 10 10 10 है, तो therefore ये एंगल तो 45 डिग्री होगा ना, ये देखो 45, यानी ये एंगल भी हो जाएगा 45। ओके, तो यानी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है वैसे तो, चल मैं डॉटेड था, है ना, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, इसका इक्वेशन मुझे पता करना है, तो लेट मी गो टू समबडी फॉर द इक्वेशन। Vaishnavi, can you tell me the equation of this line? यस सर, इसकी ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप हो जाएगा 10 45, तो फिर Okay, Priyanka has also given an answer by messaging. I mean, Aditya ने भी दिया है, सौरभ ने भी दिया है। Vaishnavi, your answer. बोलो बोलो बोलो। सर y is equal to x। अच्छा एक चीज बताओ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y is equal to x इसका होगा, हाँ तो फिर इसका क्या होगा फिर? सर y is equal to minus x। माइनस एक्स। अच्छा ये एक चीज बताओ, तुमने जो इसके पहले लॉजिक लगा उसमें मिस्टेक पॉइंट आउट करो जरा, सेल्फ लॉजिक मिस्टेक। सर मैंने, हाँ वो स्लोप मैंने गलत ले लिया 45। कैसे कैसे गलती हो, क्या गलत? क्योंकि वो पॉजिटिव साइड से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हाँ तो नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को तो तुमने अभी भी लिया है। नहीं, नीचे को लिया है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। देख रहे हो, अब ये सारे हैं कॉमन मिस्टेक्स। और मैं एक चीज बताऊं, अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चलो ये तो वैष्णवी वाज लाइक ऑन एयर, तो इसलिए वैष्णवी ने जो मिस्टेक किया वो तो पता चल गया, बट यहाँ पे जो आंसर्स आए मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। अभी देखो इसके जो आंसर्स आए हैं मैं एक एक करके पढ़ के सुना रहा हूँ। आई विल नॉट रीड आउट द नेम्स। पहला आंसर y इक्वल टू x, दूसरा आंसर y इक्वल टू x, तीसरा आंसर y इक्वल टू x, चौथा आंसर y इक्वल टू -x, पांचवा आंसर y इक्वल टू -x, छठा आंसर y इक्वल टू 1 - x, सातवां आंसर y इक्वल टू x। देख रहे हो, 7 या 8 आंसर्स आए हैं, उसमें से 3 या 4 गलत। छोटी छोटी गलतियां हुए, लेकिन गलतियों को से सीखना होता है। अब गलती क्या हुआ कि तुमने एंगल 45 डिग्री ये ले लिया, ये कईयों ने लिए होंगे, मिस्टेक किए होंगे, मैंने नाम नहीं इसलिए पढ़ा सो दैट लाइक क्या नाम से क्या करना है। अब हमने एंगल हमें ये लेना है, सो नाउ यू हैव रियलाइज्ड दैट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -x। बस ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू -x। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा तो क्या आएगा? दैट विल गिव अस दिस पॉइंट, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा ना, उसके हेल्प से हम स्टेयरकेस के नंबर भी निकाल सकते हैं, है या नहीं? चलो ठीक है, तो लेट्स क्विकली सॉल्व दिस। ओरिजिन भी आएगा ना उससे? ओरिजिन तो बेटे ये है ना, तो क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो c तो 0 हो गया और स्लोप हो गया 135, तो 10 135 -1 होता है, y इक्वल टू -x, ये इसका होता है। और ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन है उसमें तो एंगल ऑफ थ्रो 0 है, तो देखो थीटा 0 पुट किया और उससे ये इक्वेशन आ। देखो जहां नहीं आ रहे वहां पॉइंट आउट कर लो, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना। सौरभ मिश्रा सेठ की व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन। अरे अमेजिंग कुछ नहीं है, सीखो, डोंट गेट अमेज्ड। चलो एनीवे, अब इसको सॉल्व करना है, यानी -x इक्वल टू -x स्क्वायर बाय 320, यानी x इक्वल टू 32, सॉरी 320, ठीक है ना। y इक्वल टू -x है, y इक्वल टू -x स्क्वायर बाय 320, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट कर दिया तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इक्वेट करके ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो उससे क्या होगा, x इक्वल टू 320 आ गया, यानी ये जो पॉइंट आया है ये आ गया 320। अब बताओ, एक एक स्टेप 10-10 मीटर का है, 10 10 10 10, तो फाइनली स्टेप नंबर कितना आ गया ना, 30 सेकंड स्टेप आ गया। इसके पहले 32 वैसा आया, भूमि जाने दिए 32, शौर्य ने भी दिया 32, आर्यन 16, चलो कोई नहीं, कुछ कुछ 3-4 आंसर आ चुके हैं, विच आर करेक्ट। आई मीन चलो गुड, वेरी गुड इनफैक्ट, ठीक है ना। चलो यानी क्या हो गया ना, 320 के हेल्प से, क्योंकि x इक्वल टू 320, एक एक स्टेप 10-10 मीटर का है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10, यहाँ पे x इक्वल टू 20, यहाँ पे x इक्वल टू 30, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 40, इस तरीके से। देयरफॉर स्टेप नंबर कितना आ गया, 32। अब लास्टली देखो कोऑर्डिनेट्स, अब जरा ध्यान से देखो, ये हिट क्या, बिल्कुल एज ऑफ द स्टेयरकेस, एज ऑफ द स्टेयरकेस, क्योंकि x इक्वल टू 320 है, तो बिल्कुल 30 सेकंड स्टेप के एकदम
एज पे जाके हिट किया है, यानी स्टेप नंबर 32 एट द एज। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, कोऑर्डिनेट्स हो गया x 320, और क्योंकि x और y सेम सेम है, y भी सेम है, x भी सेम है, तो मैं इसलिए लिख सकता हूं 320 कामा -3। ठीक है, देख लो अच्छे से, यानी x और y दोनों आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 320 और y कोऑर्डिनेट आ गया -320। हैव अ लुक। ठीक है, दिवित यू आर राइट एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर एकदम। ठीक है, सौरभ ने सेट किए तो यूरोडो में भी नहीं है। अरे ऐसे नहीं है, डोंट गेट टू अमेज्ड। आई मीन किसी में कुछ टाइप के क्वेश्चंस है, किसी में कुछ टाइप के क्वेश्चंस है, डोंट फील लाइक दैट। बट अभी रुको, अभी कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा रुको। अभी इस क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा और उसके बाद तुमको फिर आंसर करना। ठीक है, ओके। नाउ शिखर दास की आपको ऐसे कैसे पता चल गया कि एज पे होगा? ना देखो, ये जिस पॉइंट को हिट कर रहे वो है 320। तो अगर तुम इनकी कोऑर्डिनेट्स देखोगे एज पॉइंट्स के, तो क्या क्या आ रहा है? देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये देखो 10, 20, 30, 40, तो 320 एकदम एज पे आएगा ना। ठीक है शिखर, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। बट अभी रुको, आई नो व्हाट इज देयर इन योर माइंड। तुम बोलोगे कि हमेशा थोड़ी एज पे आएगा, ये भी तो हो सकता है, ये तो एज पे जाके हिट नहीं किया ना, ये तो बीच में कहीं पे हिट किया। बिल्कुल बात सही है, अगर ऐसे सोच रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट, कि हमेशा एज पे नहीं होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन इस बार दिया है, इसमें एक फायदा हो गया कि एज पे हिट कर रहा है, इस क्वेश्चन में कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा करेगा। तो अगर एज पे हिट नहीं करेगा तो कैसे करेंगे, वही अब नेक्स्ट डिस्कशन है। लेकिन इतना तो इस बार पता चल गया ना कि x = 320 के कारण एज पे हिट कर रहा है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, तो 320 तो एज पे ही होगा ना। मैंने ये जो 10, 20, 30, 40 x कोऑर्डिनेट बताया, x कोऑर्डिनेट बता रहा हूं मैं, ये x कोऑर्डिनेट है 10, इसका x कोऑर्डिनेट 10 और 10 20, इसका x कोऑर्डिनेट 10 + 10 + 10 30। तो उस सीक्वेंस को देख के मुझे पता चला कि ये एज ऑफ द स्टेयरकेस पे हिट करेंगे। बट अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। पता है क्या करूंगा? सपोज मैंने इसको 10-10 मीटर ना करके 11-11 मीटर कर दिया। अभी सब 11-11 है, यानी 11 11 11 11 11 11 इस तरीके से। हाइट भी, हाँ बेटे, हाइट भी, हाँ सब कुछ 11 है। हाइट भी 11, बेस भी 11, हाइट भी 11, बेस भी 11, हाइट भी 11, बेस भी 11, यानी 11 11। तो एक चीज बताओ मुझे, maybe somebody can tell me that is that ये हमने सॉल्व तो पिछले क्वेश्चन कर रखा है ना? नियंत बताओ बेटे कि सॉल्यूशन के इस स्टेप तक, इस पूरे स्टेप तक कहीं कोई चेंज करोगे? अगर करना है तो बता दो नियंत की कहां चेंज करेंगे? पूरे यहां तक देखो जरा, ये जो मैंने अभी डेटा चेंज कर दिया, पिछले बार 10, 10 था, ये हाइट 10 और ये 10 था, इस बार 11 11 कर दिया। इस चक्कर में ये बताओ नियंत कि इस सॉल्यूशन में कहां पे चेंज करोगे? यहां तक कोई चेंज है क्या? नो सर। ओके, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो क्वेश्चन चेंज कर दिया। सर वो तो डिस्टेंस बाद में पता चलेगा ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। चलो ठीक है, तो अभी तक चेंज क्यों नहीं कर रहे हो इक्वेशंस? सर अगर कितना भी x और y ले लेंगे, डिस्टेंस तब भी उतना ही रहेगा, मतलब 320 रहेगा। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सोल्यूशन हमने किया है पिछले क्वेश्चन का, और अब मैंने डेटा चेंज कर दिया, तो क्या सोल्यूशन में कोई चेंज कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे? ओके, शिखर has given an answer. Maybe you are also having the answer. Maybe कई बार एक्सप्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है। Is that कि इस बार भी इंटरेस्टिंगली 45 डिग्री है ये वाला है। पिछले बार 10-10 के कारण 45 था, इस बार 11-11 के कारण 45 डिग्री। Therefore इस लाइन के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। प्रोजेक्टाइल तो अभी भी वही 40 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल है, इसकी उसके इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं है। Therefore इक्वेशन में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए x = 320 तक तो वही होगा। लेकिन अब स्टेप नंबर में थोड़ा दिक्कत आए। क्यों? अब 10 से तो डिवाइड करोगे नहीं, अब हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो स्टेप नंबर अब 11 से डिवाइड होगा। तो ये बताओ कि इस बार स्टेप नंबर होगा कितना? यस
हाँ बोलो बोलो। सर अब 30th स्टेप होगा। ओके, तो इस बार स्टेप नंबर इस बार 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये 11 से तो डिवाइड होता नहीं है, ये एग्जैक्टली 11 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो फिर क्या करें? सर 29 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, यानी इस बार हमें पता क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना पॉइंट कितना आ रहा है। पता है मैं क्यों चेक करना चाह रहा हूं? क्योंकि अब जरा सोचो, सपोज एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सपोज 12, तो यानी ये तो एक्स कोऑर्डिनेट 11 है, और मान लो 12 आ गया, तो यानी यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। अब 12 को अगर 11 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये क्या होगा, सेकंड स्टेप में जाके हिट करेगा। देखो ये वाला, तो यानी अब पता है क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर निकालो। कैसे ना, 11 से डिवाइड करो और समथिंग पॉइंट समथिंग अगर आता है तो अगला वाला नंबर लेना है। इसको पता है मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 इफ नॉट डिविजिबल। लेकिन साथ में एक चीज ध्यान रखना, अगर डिविजिबल हो जाएगा तब तो एज ऑफ द स्टेयरकेस पे हो गया। जैसे अगर मान लो x = 11 आता तो x = 11 का मतलब क्या होता है, एज ऑफ द फर्स्ट स्टेयरकेस। अगर x = 22 आता है, ये जो सॉल्व करते सपोज, इसमें आया नहीं वो अलग बात है, बट लेट्स से आता है तो 22 आएगा मतलब ये वाला होगा, 33 मतलब ये वाला होगा, 44 मतलब ये वाला होगा, एंड सो ऑन। सो देयरफॉर इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेप। मतलब सॉल्व करके जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है टोटली उस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो 11 से डिविजिबल नहीं हो, मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर 11 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया प्लस 1 करेंगे, तो इसका कितना आ रहा है 2, है ना, 2 तो 29 प्लस 1। हाँ, तो 9 पॉइंट समथिंग, तो 29 पॉइंट समथिंग मतलब 29 प्लस 1 यानी 30th स्टेप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो अच्छे से। स्टार दे दिया मैंने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, या क्या लॉजिक यूज किया, जरा एक बार अच्छे से देख। तो हमने क्या किया, हमने 11 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि स्टेप के विड्थ इस बार 11 है, तो 11 से डिवाइड करके समथिंग पॉइंट समथिंग आ गया, 29 पॉइंट समथिंग, यानी 29 स्टेयरकेसेस पार कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गया है, पर एज ऑफ द स्टेयरकेस नहीं है क्योंकि डिविजिबल नहीं, यानी 29 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया 30। तो 29 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 29 प्लस 1, यानी इस बार हो गया 30th स्टेप पे हिट करेंगे। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद समझो, ये तो हो गया 30th स्टेप, चलो ये तो आ गया, ठीक है ना। अब हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी तो निकालना था भाई, कोऑर्डिनेट्स भी निकालना था। 30th स्टेप में एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहां से लेके यहां तक होता है, लेकिन 30th स्टेप में देखो वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द 30th स्टेप क्या होगा, 30 into 11 with a minus sign। देख लो सौरभ दास क्या हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही लेते हैं? और देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के मदद से हम नंबर तक पहुंच जाएंगे, पर अभी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आए। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन सा स्टेयरकेस, पर ये तो और थोड़ा सा नीचे आके हिट करेगा, तो यानी इस बेस पे हिट करेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट पता चल, ठीक है। चलो अब मैं पूछना चाहूंगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इन्वॉल्व है, बिल्कुल दिमाग शार्पली घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए, राधे घूमना नहीं चाहिए। प्रसुक कैन यू बी ऑन एयर बेटे? प्रसुक? यस सर। ओके, प्रसुक ये समझ में आ गया कि मैंने वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? यस कि -30 into 11, इज दैट ओके? यस। चलो ठीक है, अब इससे एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एक्स कोऑर्डिनेट हमने प्रोजेक्टाइल इक्वेशन निकाली थी उसमें। हाँ, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में x is equal to x square is equal, ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। यस सर। हाँ, फिर क्या करोगे? इसमें पुट कर देंगे जो y का कोऑर्डिनेट जो निकाला है, उससे क्या होगा माइनस सर, और फिर सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट आ जाएगा,
बस एकदम सही है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल देखो पाथ इक्वेशन को फॉलो करके यहाँ पे आके हिट कर रहा है। ये जो हिटिंग पॉइंट है ये इस बेस पे हिट कर रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता चल चुका है, वाई कोऑर्डिनेट आया हुआ है -330, दैट इज इक्वल टू -330। उस वाई कोऑर्डिनेट को अब मैं इसमें पुट करूंगा, उससे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो -330 इज इक्वल टू -x²/320, यानी x आ गया √320 into 330। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता, वो तो स्क्वायर रूट करके ही निकलेगा, ठीक है ना। बट चलो व्हाटएवर, एटलीस्ट एक बेसिक फॉर्मुलेशन आ गया। इससे क्या होगा, तो हम आराम से एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ऑफ द पॉइंट वेयर इट हिट्स द स्टेयरकेस। जो भी आएगा, और 10 into 32 into this। ठीक है, हाँ हेलो, एक बार प्लीज देख लो। प्रियंक हैज गिवन द आंसर कि 320, -330। ना ना ना, 320 मत बोलो, आरव ने भी 320 दिया, 320 नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में बीच में कोई एक पॉइंट होगा। ये देखो, अगर एज पे हिट करता है ना तो कैलकुलेशन आसान है, पर एज पे हिट नहीं किया, यानी इस पूरे स्टेयरकेस के बीच में डज नॉट मीन मिड पॉइंट, बीच में कहीं पे हिट किया है, तो वो निकालेंगे कैसे भाई। इस पूरे स्टेयरकेस में देखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता चल चुका है, एंड एज वाज राइटली टोल्ड बाय प्रसुप कि वो वाई कोऑर्डिनेट पुट कर लो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन ये वाला, और वो अभी हमने सॉल्व किया था कि वाई कोऑर्डिनेट आया था -330। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, देख लो, वाई कोऑर्डिनेट -330, फिर वो वाई कोऑर्डिनेट मैंने इस पाथ इक्वेशन में पुट किया, तो उससे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा जो भी कुछ है ना, कुछ वैल्यूज आएंगे, डेसिमल भी आएंगे ऑब्वियसली, तो वो अपने आप देख लेना। आई थिंक यू विल गेट द आंसर। यानी अभी हमने क्या किया देखो, सो फाइनली वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू फाइंड आउट द एक्स एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द लैंडिंग पॉइंट, ठीक है ना। Okay, so that was the achievement of the day, and that is to handle staircase type of questions. अब मैं एक काम करूंगा, कल ऐसे क्वेश्चन एक और करेंगे, और उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे दोबारा कि कब y कोऑर्डिनेट पता चलता है, कब एज पे होता है, कब बीच में होगा, तो अगर बीच में होगा तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के मदद, एक दूसरे के मदद से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू अ क्वेश्चन टुमारो। यानी कल के क्लास में भी शुरू में हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन अ स्टेयरकेस से ही डिस्कशन स्टार्ट करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर दैट्स व्हाट वी हैव टाइम एग्जैक्टली फॉर, बट नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आप प्रोजेक्टाइल में बहुत इन्वॉल्व चीजें आ गई, यानी सोचने वाला चीज आ गया। ऐसा नहीं कि बस इक्वेशन में पुट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल दिया, ऐसा नहीं है। अब सारा चीजें लॉजिकल और सोच के तभी हो सकता है, और इसमें देखा होगा बड़े सारे सोचने वाला चीजें हैं। और थोड़ा बहुत तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ कईयों से, बट आई एम श्योर आई एम आल्सो मिसिंग आउट मेनी ऑफ यू, तो इसलिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट मैसेज कर देना। एज यू मस्ट हैव सीन आई एम डूइंग नाउअडेज कि मैं उस चीजों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करता हूँ कि किसने डाउट पूछा या जो भी है। द डाउट इज मोर इम्पोर्टेंट, द पर्सन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डाउट किसी को हो सकता है, या हो सकता है कि 10 जनों को डाउट होगा तो कोई एक ही पूछते हैं, बट वॉलंटियर टू आस्क द डाउट्स थ्रू द मैसेज, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, मुझे भी लगेगा चलो तो समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जनरली यही होता है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, we will carry on tomorrow with another example of staircase question where you will do all these things first yourself and then we will discuss. चलो, have a good day, bye bye. आज के लिए इतना ही. Thank you, sir. Thank you, good day. Thank you, sir. Thank you. Good day. Thank you, Rose.